इस वीडियो में सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेक्शन ए यानी कि 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे और वन वर्ड लाइन मतलब एक लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखे, अगर देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 21 चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, इफ लीव्स ऑफ अ हेल्दी पोटेड प्लांट्स वर कोटेड विथ वैसलीन टू ब्लॉक दी स्टोमेटा विल दिस प्लांट रिमेन्स हेल्थी फॉर लॉन्ग। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि आप पत्तियों के स्टोमेटा को वैसलीन से यदि आप ढक दे या फिर भर दे तो क्या प्लांट जो है वो हेल्दी रह पाएगा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, और आपको रीज़न भी देना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका रीज़न यही है कि अगर यदि आप प्लांट्स के स्टोमेटा को यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसको यदि आप वैसलीन से भर दोगे या ढक दोगे तो ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक क्या रह जिंदा नहीं रह सकता, हेल्दी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्टोमेटा होता है ना वहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे इंसानों के लिए नाक होता है, नाकों के थ्रू क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करता रहता है एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच में। उसी तरीके से प्लांट के लिए स्टोमेटा होता है। यदि आप उसके नाक को यानी प्लांट के नाक को ही बंद कर दोगे तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। समझ में आई आपको? ठीक है, तो यही कहा गया है कि यदि आप वैसलीन से अगर उसके स्टोमेटा को ढक देते हो या भर देते हो तो प्लांट जो है वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं है, जिंदा नहीं रह सकता। इसका आंसर ये हो जाएगा। और 2 रीज़न भी लिखने के लिए कहा गया, तो 2 रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको आंसर लिखना था। ठीक है, तो देखिए 21 का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने बता दिया प्लांट वाला, उसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर में लिखा है कि नो प्लांट्स वुड नॉट स्टे हेल्दी। भाई प्लांट जो है वो ज़्यादा दिनों तक मतलब हेल्दी नहीं रह सकता। ठीक है, 2 रीज़न लिखने तो 2 रीज़न आप लिख सकते हो। पहला रीज़न ये है कि देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यदि आप उसके स्टोमेटा को बंद कर दोगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं कर सकता है और उसके अलावा गैसों का एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ये रीज़न उसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन और करके भी एक दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जोड़ा हुआ है, तो या ये करना ऊपर वाला कर सकते हो या फिर ये नीचे वाला ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग हैज थिकर वॉल एंड विच विल हैव वॉल्स इन इट्स एंड वाई। ठीक है, यानी इन तीनों में से किसके पास मतलब किसकी जो दीवारें होती है वो ज़्यादा मोटी होती है और किसके पास जो है वॉल्व्स होता है। ठीक है, तो ये बताने हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों में से सबसे मोटी दीवारें जो है वो आर्टरी के पास होती है और वॉल्व जो होता है वो वेन्स के पास होता है। तो ये दोनों ये याद रखना, ये तो हो गया। अब रीज़न भी देना है कि क्यों होती है, तो रीज़न देना है तो यहाँ पर मैंने रीज़न भी लिख दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आंसर ही लिख दिया है तो आप पढ़ सकते हो। देखिए आर्टरीज हैव थिक वॉल। ठीक है, आर्टरीज के पास मोटी दीवार होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। समझ में आया आपको? तो यही कहा गया है कि आर्टरीज के पास जो है मोटी दीवारें होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आर्टरीज होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाता है हार्ट से ऑर्गन तक। ठीक है, तो इसलिए भाई इसकी जो आर्टरीज होती है ना उसकी दीवारें मोटी होती है, उसकी जो नस होती है वो मोटी कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये और इसी में दूसरा पार्ट ये है कि जो वेन्स होते हैं ना उसके पास वॉल्व्स पाया जाता है। वेन्स के पास वॉल्व्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो वॉल्व्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ब्लड को पीछे बहने से रोकते हैं, यानी कि बैक फ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसलिए वेन्स के पास क्या होता है, वॉल्व्स पाया जाता है। ठीक है, तो यह ऊपर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो 21 में, या इसको और में ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये कर सकते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा गया कि स्टेट 3 स्टेप्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के 3 स्टेप बताओ किस तरीके से होता है, और इक्वेशन लिख करके, यानी कि राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिखना है और केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको 3 मतलब प्रोसेस बताने किस तरीके से क्या होता है उसमें। तो देखिए उसका आंसर मैं यहाँ पर 22 का आंसर भी लिख दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए 22 का आंसर है क्या। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखोगे आप। केमिकल इक्वेशन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है और आप पढ़ भी रखा होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा ये। ठीक है, इस तरीके का केमिकल इक्वेशन है। अब 3 स्टेप कौन कौन सा लिख सकते हो, तो 3 स्टेप हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, पता ही है कि जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता
बनाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आसानी से आप लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, एक्सपेंड सीएनजी एंड नेम इट्स मेन कंपोनेंट्स। सीएनजी के बारे में, सीएनजी को का फुल फॉर्म बताना है और उसके मेन कंपोनेंट्स, सीएनजी में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, व्हाई इट कंसीडर्ड एज अ क्लीन फ्यूल, और इसको हम क्लीन फ्यूल के रूप में क्यों जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। तो देखिए, सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए मीथेन होता है मेन कंपोनेंट। ठीक है, ये मेन मीथेन, सीएनजी में मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। इसके अलावा प्रोपेन और इथेन भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो सीएनजी जो है वो मीथेन, प्रोपेन और इथेन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा इसको हम क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं, देखिए सीएनजी कंसिडर एज अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट इज चीपर, क्योंकि ये सस्ता होता है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, और रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये जो है ना एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूटेड, मतलब कम पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, जो सीएनजी होता है डीजल और पेट्रोल के मुकाबले जो एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूटेड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम सीएनजी को क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल के नाम कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और में भी एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो और में क्वेश्चन क्या था आपका, तो देखिए और में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, विच ऑफ दीज टू विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वाई। आपको ये बताना है कि थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज बताना है कौन सा होगा जिसमें फॉर्मूला ये दे रखा है CnH2n+2। ठीक है, तो अगर थर्ड कहा गया तो n की जगह 3 पुट करोगे, और आपका 3 और 5 निकालने के लिए कहना तो n की जगह 3 एक बार पुट कर देना, और एक बार n की जगह 5 पुट करके यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, होमोलोगस सीरीज का मतलब जो नेम होते हैं ना वो क्या बन के आएगा, वो आपको नाम लिखना है उसमें। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन ग्रुप का होता है, ये आपको पता है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन के बारे में ही कहा गया, तो एल्केन से रिलेटेड ही हम पढ़ने वाले। तो n की जगह यदि आप 3 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CnH2 बन जाएगा, जो क्या बन जाता है, कार्बन अगर 3 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और ये एन ग्रुप का है इसलिए हम एन लगा देंगे लास्ट में, तो ये बन जाएगा आपका प्रोप एन। समझ में आई बातें। उसी तरीके से n में अगर आप 5 रखोगे तो ये हो जाएगा C5H12 हो जाएगा, और C5H12 हो जाएगा तो कार्बन यदि आप 5 यदि कार्बन की वैल्यू 5 होती है तो ये क्या बन जाता है, पेंट बन जाता है, और एन ग्रुप का है तो ये एन लगा दोगे इसके पीछे तो ये पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक होता है प्रोपेन, एक बन जाएगा आपका पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है जिसके पास कार्बन ज़्यादा होगा उसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो पेंटेन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि पेंटेन के पास स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है कंपेयर टू प्रोपेन। ठीक है, एंड अ लार्ज सरफेस एरिया, और इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था तो कोई आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे आप। नेक्स्ट आपका 24 क्वेश्चन में क्या कह गया, हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन व्हेन द एसिड इज नाइट्रिक एसिड वाई। क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि मेटल का रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड के साथ करवाता हूं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, जबकि यदि मैं मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाता हूं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। ऐसा क्यों, ये रीजन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं, देखिए हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन व्हेन द एसिड इज नाइट्रिक एसिड बिकॉज। ये बिल्कुल क्वेश्चन ऊपर से क्वेश्चन से ही था, बिकॉज से ही आपका आंसर स्टार्ट है। तो देखिए क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 की, नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 कहते हैं। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड इट विल ऑक्सीडाइज द H2। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बना देता है, H2O यानी कि वाटर बना देता है, और ये खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद ये
जो आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये प्रोडक्ट बना देता है। इसलिए जो मेटल के साथ जब आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाओगे ना तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या हो जाएगा आपका H2O में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ भी सकते हो, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख दिया। आयरन हो गया आपका मेटल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। जब मेटल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा आयरन नाइट्रेट हो जाएगा और ये NO2 और H2O बनेगा इस तरीके से। 25वां क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2 स्टूडेंट्स यूज टू प्रिज्म एंड अरेंज इन डिफरेंट मैनर, यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दो आपको प्रिज्म दे रखा है, एक इस तरीके का प्रिज्म है और एक इस तरीके का प्रिज्म है। ठीक है, तो इन प्रिज्म को देख करके आपको आंसर देना है, ये ए और बी में। तो देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले ए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ड्रॉ दी रिफ्रैक्टेड एंड एमरजेंट रे इन बोथ दी फिगर, दोनों फिगर में आपको रिफ्रैक्टेड रे और एमरजेंट रे ड्रॉ करना है। ठीक है, और दूसरे में क्या कहा गया कि नेम दी फेनोमेनॉन टेकिंग प्लेस इन बोथ दी फिगर, और दोनों फिगर को देख करके कौन सी घटनाएं हो रही है उसके नाम लिखने हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, देखिए 25 का आंसर इस तरीके से हो जाएगा, जब दोनों प्रिज्म एक जैसा हो और एक ही पोजीशन में रखा हुआ हो, जब तो लाइट जब एंटर करती है ना प्रिज्म के अंदर तो वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के क्रम में यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है इसके पीछे। ठीक है, इस तरीके से इसके पीछे स्पेक्ट्रम बनता है 7 कलर वाला, जिसमें सबसे ऊपर में तो होता है वो रेड जो कम बैंड होता है, और जो वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है वो ज़्यादा बैंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते थे एग्जाम के अंदर। और ये और इस वाली घटना को हम क्या कहते हैं, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और सेकंड फिगर जो है वो सेकंड फिगर कुछ इस तरीके से है। सेकंड फिगर इस तरीके से जब उल्टा अपोजिट, जो दोनों प्रिज्म सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो तो क्या बनेगा, तो देखिए जब लाइट एंटर करेगा तो स्प्लिट कर देगा यहाँ से, और जब इसको उल्टा कर दोगे तो स्प्लिट लाइट को क्या कर देगा, इकट्ठा करके फिर दोबारा से जो लाइट एंटर किया था इसमें वैसा ही लाइट यहाँ से एमरजेंट यानी बाहर निकलेगा। और इस तरीके से आपको रे ड्रॉ करने थे और इसके नाम बताने थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रे ड्रॉ कर सकते थे। और इसके अलावा ये इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ये कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका 26वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस तरीके से आपको सर्किट दे रखा है और इस सर्किट को देख करके या इस सर्किट को ऑब्जर्व करके आपको क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है। देखिए ये आपका 26वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, तो इस फिगर को यदि मैं ढंग से ऑब्जर्व करूँ तो कुछ इस तरीके का फिगर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आप सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। तो ये एक रजिस्टर यहाँ पर हो जाएगा और ऊपर से इन रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया, तो ये इस तरीके से ये पैरेलल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब इस तरीके का अगर फिगर बनेगा तो ऊपर वाले जो 3 रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है और नीचे वाला जो है इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऊपर में अगर सीरीज में कनेक्टेड है ये, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 हो जाएगा। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक रजिस्टर बना दिया जो 15 ओम का बन जाएगा, और इसके नीचे में एक रजिस्टर और लगा हुआ है जो पैरेलल फॉर्म में 5 ओम का। तो ये दोनों रजिस्टर जो अब हो जाएगा ये पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इस फिगर को मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो ये एक पैरेलल सर्किट है। कैसा सर्किट है, ये एक पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट अगर ये है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो पैरेलल वाला जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला यूज करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो बन के निकल के आएगा वो 15/4 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा मैंने इसका एक और सर्किट बना दिया कुछ इस तरीके से टोटल वाला। तो 15/4 ओम का एक रजिस्टर आ गया यहाँ पर, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और यहाँ से आपको बैटरी आपने कनेक्ट ही कर रखा है, तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज मिल चुका है, तो टोटल करंट निकाल सकते हो आप आसानी से ओम्स लॉ का यूज करके। V में IR का यूज करोगे और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, करंट की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो V वोल्टेज की जगह मैंने 2.5 पुट कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, और I हमें निकालना ही है, और रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ये 15/4 पुट किया है, इसको इधर उधर यानी सॉल्व करने के बाद I की वैल्यू 2/3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन आज हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए सही से। नेक्स्ट है आपका, देखिए पार्ट बी मैंने सारा बता दिया है, उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट सी यानी कि सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 में 2 पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना था, करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, तो दोनों में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्या कहा गया कि इज इट अ मैनर ऑफ चांसेस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड। ठीक है,
क्या यह केवल अनुमान है कि किसी दंपति का नवजात शिशु लड़का होगा या लड़की? ठीक है, चित्र की सहायता से इसका मतलब आंसर को क्या वेरीफाई या मतलब यूँ कह सकते हो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो चित्र की सहायता से ये पढ़ भी रखा है, चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका 27th क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला आपको पिक्चर बनाना था, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो फादर यानी कि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल होता है उसके अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फादर का XY हो जाएगा, मदर का XX हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पढ़ रखा है। मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, और आपको हिंट की ज़रूरत है तो मैं हिंट दे रहा हूँ, केवल इस तरीके से अपनी कॉम्बिनेशन करवाओगे और इसके बारे में थोड़ा अपने आप लिख भी सकते हो, क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से ये कॉम्बाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 में कुछ इस तरीके से ही पिक्चर बना के, इस तरीके से डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसका और पार्ट देखते हैं। तो और पार्ट में क्या कहा है इसमें, देखिए इसका और पार्ट दे रखा है। तो और पार्ट में इस तरीके से दे रखा है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखिए ये आपका डाई हाइब्रिड, जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला जो क्वेश्चन था ना, या जो टॉपिक है आपके बुक में, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने बना रखा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर एंड शेप ऑफ द सीड्स इन F1 यानी F1 जनरेशन में डाई हाइब्रिड में क्या क्या घटनाएं घटेगी। ऊपर वाले कंडीशन को देख करके आपको एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन करना है। तो ऊपर वाले कंडीशन में क्या दे रखा है, देखिए आंसर के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दे रखे, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो आपको दे रखे दो चीज़ें, एक तो ब्लू कलर वाले फ्लावर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के दे रखे हैं, और राउंड सीज जो है ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर के क्या क्या दे रखे हैं, व्हाइट कलर वाले फ्लावर दे रखे हैं और रिंकल सी पी प्लांट दे रखे हैं, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से है आपका। ब्लू वाले को जो है कैपिटल BB से शो करेंगे, और जो इसी का रिसेसिव का मतलब है इसी का ये पेयर होता है बेसिकली एक तरीका। अगर ब्लू है तो ये व्हाइट हो जाएगा, और ये राउंड है तो ये रिंकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का पार्ट ये है। तो अगर इसके हम कैपिटल लेटर से शो करते तो इसी के इसको उसके बाद जो ये व्हाइट कलर का जो फ्लावर है इसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, और जो अगर ये कैपिटल B से हमने शो किया इसको, तो इसको भी हम स्मॉल B से ही शो करेंगे, कोई दूसरा लेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही पेयर में होता है इसीलिए। ठीक है, उसी तरीके से ये राउंड होता है और रिंकल होता है, ये दोनों का एक पेयर होता है। तो राउंड वाले को यदि आप कैपिटल लेटर से शो करते हो कैपिटल R से, तो इसको हम स्मॉल r से शो करेंगे। तो इसका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ब्लू रिंकल के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन, और व्हाइट राउंड के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, और इस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब इसका F1 जनरेशन में जो प्लांट्स निकल के आएगा वो BRB इस तरीके से ब्लू और राउंड प्लांट निकल के आएगा जो। ठीक है, ये F1 जनरेशन के प्लांट निकल के आएंगे। तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में यही कहा गया है कि देखिए यहाँ पर स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर एंड शेप ऑफ द सीड इन F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन में किस प्रकार के मतलब प्लांट निकलेंगे। तो ब्लू कलर के प्लांट निकलेंगे और उसका जो शेप होगा वो राउंड शेप होगा, गोल होंगे, गोल बीज मतलब राउंड होंगे, शेप राउंड हो जाएगा, और जो फ्लावर होगा वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, ये हो जाएगा F1 जनरेशन का। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया इसके में, व्हाट वुड बी द फेनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो F2 जनरेशन में इसका देखिए यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये F2 जनरेशन का मतलब सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसको फिल कर लेना आप अपने आप यदि आप करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो। और फिल करने के बाद आपका जो फेनोटाइपिक रेशियो निकल के आएगा ना वो 9:3:3:1 निकल के आता है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें ब्लू और राउंड वाले जो प्लांट्स होंगे वो 9 हो जाएंगे, ब्लू और रिंकल वाले 3 हो जाएंगे, व्हाइट और राउंड वाले 3 हो जाएंगे, और व्हाइट और रिंकल वाले 1 हो जाएंगे। 9:3:3:1 फेनोटाइप रेशियो हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। थर्ड पार्ट इसी का क्या कहा गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन दिस क्रॉस, है कि क्वेश्चन में कहा गया कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप क्या क्या बन सकते हैं। तो जीनोटाइपिक भी इस तरीके से बनेगा, आपका ब्लू राउंड का बनेगा, ठीक है, ब्लू रिंकल का बनेगा, ठीक है, व्हाइट राउंड का बनेगा और व्हाइट रिंकल का बनेगा। तो ये इसका 1:2:2:4:1:1:2:1:1 इस तरीके से आपका इसका जीनोटाइपिक रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए बता रखा है, और नहीं तो आप एग्जाम में बना करके आप आंसर भी इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है समझाने मतलब इस तरीके से ही बना करके आपको समझ में आएगा, तभी इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से पहले उसको बना लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ इस क्वेश्चन को।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 यानी 28वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि CFC, व्हाट इज CFC? CFC क्या होता है? तो आप बता सकते हो कि CFC इज स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। एंड हाउ दीज अफेक्ट द ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है ना वो धीरे दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसमें उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए। ठीक है, ये लिख सकते थे, और भी इसमें बहुत सारे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं तो केवल हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या कहा गया इसमें कि वाई डैमेज टू दी ओजोन लेयर अ काज फॉर अ कंसर्न, यानी कि ओजोन का क्षय चिंता का विषय क्यों है। तो भाई अगर ओजोन लेयर कम होते जाएगा ना, यानी ओजोन लेयर अगर धीरे धीरे उसमें नुकसान पहुंचा रहा है, यानी उसके जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जो जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो ओजोन लेयर क्या करती है उसको एब्जॉर्ब करते, तो उसको क्या हो जाएगा, वो धरती तक पहुंच जाएगा, और धरती तक पहुंच जाएगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर अर्थ पे रहते हैं उन सबको नुकसान पहुंच सकता है। कैंसर वगैरह हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, जो फर्टाइल मिट्टी है वो नुकसान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजन आप लिख सकते थे, तो आसान क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ड्रॉ अ स्केचमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड लेवल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट। ठीक है, एक फिगर बनाना है आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड वाला जो फिगर है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको एक फिगर बनाना था। ठीक है, और उसमें जो है ना इन पांचों में से 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कम 2 का जो है नाम लोकेट करना था। ठीक है, तो 2 की जगह तो आप सभी का नाम लोकेट कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों 2 का नाम लोकेट करें, क्योंकि सभी ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये फिगर आप बना सकते थे। फिगर कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाला फिगर बनाना था एग्जाम में, और इसके नाम भी लोकेट करने थे, तो ये आसान इस तरीके का फिगर है, तो आपको ये बनाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला 30वां क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी अ स्टूडेंट मिक्स अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इनटू पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आपको सबसे पहले तो ये रिएक्शन करवाने हैं। तो देखिए, लेड नाइट्रेट का जब आप रिएक्शन करवाओगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है कि लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो इस तरीके से आप इसका रिएक्शन करवा सकते थे। इस तरीके से आप इक्वेशन लिखने के लिए कहा होगा, तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिखना था आपको। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको क्या क्या आंसर इसके देने हैं। तो पहला क्या कहा गया कि व्हाट इज द कलर एंड केमिकल नेम ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाट इज द कलर एंड केमिकल नेम, तो क्या क्या केमिकल नेम बताओ। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट पे क्या क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या कलर होगा, तो जो लेड आयोडाइड का जो कलर होगा ना, ठीक है, वो येलो कलर का होगा, और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कलरलेस होगा, भाई इसमें कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेम दी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन आपको लग रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस टाइप का, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है कि राइट दी बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए बैलेंस कर देना, तो ये ऑलरेडी बैलेंस दी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 बैलेंस कर दिए, बैलेंस करके आपको इक्वेशन बताया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 30 का आंसर। नेक्स्ट है आपका 31वां क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपको फिगर, ये आपको पीरियोडिक टेबल का बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को देख करके आपको आंसर देना है। फर्स्ट में क्या कहा गया, विच एलिमेंट्स विल फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट हो जो केवल कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ये बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये बी। अब ये बी जो है ये कौन सा एलिमेंट है ये पहचान आपको करना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका पीरियड होता है ना, पीरियड वाले में जो ये आपके ये 14th ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड में 14th ग्रुप का जो एलिमेंट होता है ना वो होता है कार्बन। क्या होता है वो होता है आपका कार्बन होता है। ठीक है, और जो कार्बन होता है उसकी प्रॉपर्टीज यही है कि भाई वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा भी होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा वो बी, और बी की जगह आप कार्बन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, यानी एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर बताओ और वैलेंसी बताओ। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो
क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका सेकंड पीरियड में है और सेकंड ग्रुप में भी है। तो सेकंड पीरियड के सेकंड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो होता है बेरिलियम। ठीक है, कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बेरिलियम होता है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है 4, और इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है 4 हो जाएगा और वैलेंसी 2 हो जाएगी, ये आप लिख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी क्या है, आउट ऑफ डी एंड ई, यानी डी एलिमेंट और ई एलिमेंट में विच वन हैज़ मोर एटॉमिक रेडियस एंड वाई, इन दोनों में से किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा और क्यों, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा और क्यों होगा, इसका रीज़न भी देना है। तो देखिए डी और ई एलिमेंट में डी एलिमेंट जो होगा ना वो बड़ा होगा कंपेयर टू ई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला एलिमेंट बड़ा होगा, और ऐसे इधर आगे की तरफ जाओगे तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा छोटा, मतलब डी का जो रेडियस है वो बड़ा होगा कंपेयर टू ई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ता चला जाता है, और जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते चले जाते हैं न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो एटॉम का साइज होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, डी। तो डी में क्या कहेगा, राइट अ कॉमन नेम फॉर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप में, इसका कॉमन नेम बताना। तो 18वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो 18वें ग्रुप को क्या कहते हो, नोबल गैस कहते हो, इनर्ट गैस कहते हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 के जो चारों पार्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये बना सकते हो, जहाँ पर आपको हिंट दे भी रखा है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो आपका 32 का ये इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करना था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 और 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या खासियत होती है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना केवल उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इसलिए यहाँ पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। ठीक है, और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, ताकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूँ तो पता चल जाए कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के कहाँ पर आया है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 स्पेस खाली था अपने ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, तो ये ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ जाएगा और फॉर्मेशन बना देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका 32 का जो है बी पार्ट में क्या कहा गया कि वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, यानी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो वेरी स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इसको जो है ना यानी कि इनके आयंस को सेपरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो है ये इसकी हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यही लिखना था आंसर में, तो ये आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 जो मैंने बता दिया, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अ लाइट रे OA इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड फॉर्म अ 40 डिग्री एंगल एज शोन, ये फिगर में दे रखा है। देखिए फिगर आप एक बार देख सकते हो, क्वेश्चन में ये कहा गया, देखिए फिगर दे रखा है, ये इंसिडेंट रे आ रहा है यहाँ पर, और ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 40 डिग्री का बन रहा है। इस तरीके से ग्लास स्लैब का इस तरीके से ही फिगर होता है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो 40 डिग्री का दे रखा है, क्वेश्चन में ये कहा गया। तो फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट क्या कहा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमर्जेंट, यानी एंगल ऑफ एमर्जेंट की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो देखिए इसमें एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है क्या, पहले वो तो पता हो तभी तो आप आंसर बता पाओगे। देखिए एंगल ऑफ एमर्जेंट का मतलब ये होता है एमर्जेंट रे
और ये होता है नॉर्मल। और एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एमरजेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये रूल होता है या ये आप नियम याद भी रख सकते हो कि जो इंसिडेंट एंगल जो होता है ना वो एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये नियम कह सकते हो, रूल कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, बस ये याद रखना कि इंसिडेंट एंगल जो होगा वो एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर जो है वो 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया कि विल दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी मोर और लेस 40 डिग्री एंड वाई। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, वह 40 डिग्री से बड़ा होगा या 40 डिग्री से कम होगा, ये बताना है और क्यों, रीजन भी बताना है। तो देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या, जैसे हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, जो लाइट जो होता है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। क्या होता है, जो लाइट जो है वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, यानी मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है इस लाइट को जाना तो चाहिए था इस तरीके से सीधे। ठीक है, लेकिन ये सीधे ना जा करके हल्का सा मुड़ गया, तो जब हल्का सा मुड़ गया तो एंगल में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगर ये सीधे जाता तो ये एंगल जो होगा ये कंप्लीट एंगल के इक्वल होता, लेकिन हल्का सा मुड़ गया तो जाहिर सी बात है जो ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 40 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा ही आप लिख सकते हो कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। इसी कारण जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो यही रीजन आपको लिखना था, तो इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्या कहा गया आपका कि स्नेल का नियम, यानी स्नेल के नियम के बारे में बताना है, स्नेल लॉ के बारे में बताना है। तो स्नेल लॉ के बारे में क्या लिख सकते हो, ठीक है, यही होता है स्नेल लॉ। क्या होता है कि स्नेल लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यही होता है, यानी कि क्या कहते हो, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यही होता है आपका स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे इजीली।